बेसिकली कुछ टर्म्स की बात करेंगे, वो बहुत अच्छे से सुनना है। चलो बात स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें बात करनी है बेसिकली स्पेसिएशन का मीनिंग क्या होता है, फिर इनमें बहुत सारी टर्म्स हैं। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं भाई, और टर्म्स को मैच करने के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो पहले स्पेसिएशन इज द इवोल्यूशनरी प्रोसेस बाय विच न्यू स्पीसीज अराइज फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन। क्या है? जो न्यू स्पीसीज अराइज होती है ना, एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन से नई नई आपको देख स्पीसीज बनती है, वो कैसे बनती है बेसिकली, है ना। तो ये एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है ना, जिससे नई स्पीसीज अराइज होती है एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन से, दैट विल बी कॉल्ड स्पीसिएशन, है ना। कैसे हुआ है, और इसमें बहुत टर्म्स है, वो बहुत अच्छे से सुननी है। क्या है? इन जनरली occur when population become genetically different and develop reproductive isolation। देखो बेसिकली नई स्पीसीज कब बनेगी? जो बेसिकली जेनेटिकली डिफरेंट होगी, है ना, और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होगा, तभी तो होगा ना। अगर सेम चलता रहेगा तो बेसिकली नई कहाँ से बनेगी स्पीसीज? तो न्यू स्पीसीज अराइज फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन। इट जनरली अकर when population became genetically different and develop reproductive isolation। इसका एक बेसिक सीक्वेंस की बात करें तो क्या इसका बेसिक सीक्वेंस होगा? पॉपुलेशन है ना। बेसिकली क्या है, यहाँ पॉपुलेशन की बात हुई, पॉपुलेशन के बाद बेसिकली आइसोलेशन, क्योंकि ये एक प्रोसेस है ना, एक बेसिक सीक्वेंस है। आइसोलेशन होगा मतलब रिप्रोडक्शन में कहीं ना कहीं कुछ बात चेंज आएगी, है ना, कोई और स्पीसीज के साथ होगा बेसिकली, है ना। इसको एग्जांपल के साथ भी समझेंगे तभी तो न्यू स्पीसीज बनेगी। जेनेटिक डाइवर्जेंस होगा, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, है ना, जो हम बात कर रहे थे, और न्यू स्पीसीज बनेगी, ठीक है ना। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होगा तभी तो नई स्पीसीज बनेगी। बहुत आराम से इसमें कुछ टर्म्स हैं जो बहुत ही शानदार है, उन टर्म्स को बहुत अच्छे से समझना है, और ये सीधा एग्जाम में आपको मैच करने के लिए आ जाती है। तो मेजर टाइप्स ऑफ स्पीसिएशन क्या है? सबसे पहले अगर हम बात करें तो एलोपैट्रिक स्पीसिएशन क्या होता है? क्या है एलोपैट्रिक? ये लिख लो, नोट कर लो, शॉर्ट नोट बनाने हैं साथ साथ। एलोपैट्रिक का मतलब क्या होता है, इसको समझना है। अक्कर व्हेन पॉपुलेशन बिकम सेपरेटेड बाय जियोग्राफिकल बैरियर। इसमें पॉपुलेशन कैसे सेपरेट हो जाती है? जियोग्राफिकल बैरियर की वजह से। जियोग्राफिकल बाधा, रुकावट आ जाती है और अलग हो जाती है, तो थोड़ा चीज लंबे टाइम में थोड़ा चीज चेंज होएगी, फिर नई स्पीसीज बनेगी। देखिए, ए फिजिकल बैरियर सच एज माउंटेन रेंज, रिवर, ओशियन, ग्लेशियर और large geographical distance separate a population into two or more groups। ठीक है। once gene flow is restricted, वो सेम जो जीन फ्लो था वो रेस्ट्रिक्ट हो गया, the isolated population may evolve independently through mutation, natural selection, genetic drift and recombination। अब क्या होगा, जो बेसिकली आइसोलेट हुई थी, है ना, जो पॉपुलेशन आइसोलेट होगी बिकॉज ऑफ फिजिकल जियोग्राफिकल बैरियर या फिजिकल बैरियर की वजह से, तो वहां पे वो जो आइसोलेट हुई थी वो इंडिपेंडेंटली क्या करेगी, वो म्यूटेशन होगा उसमें, नेचुरल सिलेक्शन होगा अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो सकता है, एंड रिकॉम्बिनेशन होगा। उसकी वजह से क्या होगा, एक नई स्पीसीज निकल के आएगी। ओवर टाइम इनफ डिफरेंस में एक्यूमुलेट that the population can no longer successfully interbreed resulting in separate species। और एक नई स्पीसीज बनी ना, पता लग गया किससे? एक यहाँ पे जियोग्राफिकल बैरियर हुआ है, फिजिकल बैरियर हुआ है। तो इसमें बात याद रखने वाली है कि एलोपैट्रिक स्पेसिएशन क्या होता है। तो इसको किसके साथ मैच करेंगे? दैट विल बी द जियोग्राफिकल बैरियर, है ना, या फिर फिजिकल बैरियर की वजह से, ठीक है। उसके बाद सेकंड टर्म, आपको ये समझ आया? बढ़िया से लिख रहे हो साथ साथ, शॉर्ट नोट्स बनाना है अगर कोशिश हो तो। ये जैसे क्या करा, शॉर्ट नोट में लिखा एलोपैट्रिक स्पीसिएशन क्या होता है, इसके आगे लिख लिया जियोग्राफिकल बैरियर, और एक आगे एरो लगा के लिख लिया सेपरेट स्पीसीज। अब दिमाग में रहेगा कि अच्छा इससे सेपरेट नई स्पीसीज बनी थी और बिकॉज ऑफ जियोग्राफिकल बैरियर, ऐसा दिमाग में रहेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं बात कर रहा हूँ ना मैम। ये जैसे एलोपैट्रिक स्पेसिएशन है, तो एलोपैट्रिक स्पेसिएशन का मतलब क्या है? जियोग्राफिकल बैरियर आना, है ना, यानी कि वहां पे माउंटेन आ गया, माउंटेन रेंज आ गई, रिवर आ गया, ओशियन, ग्लेशियर, या कोई भी लार्ज जियोग्राफिकल डिस्टेंस आ गया, है ना। अच्छा, चलो आराम से इसको सुनो, बेसिक सी बात है मैम। यहाँ पे देखो क्या है, दिमाग लगाओ। ये कह रहा है एलोपैट्रिक, एलोपैट्रिक का मतलब होता है कि जियोग्राफिकल बैरियर आया। जियोग्राफिकल बैरियर कैसे आया?
जैसे मान लो यहाँ कुछ स्पीसीज रह रही है, ये एक स्पीसीज रह रही है यहाँ पे, और यहाँ पे बिकॉज ऑफ कोई जियोग्राफिकल बैरियर, मान लो यहाँ फिजिकल बैरियर आ गया, माउंटेन रेंज आ गई, रिवर आ गई, ओशियन आ गया, तो ये एक पार्ट अलग हो गया मान लेते हैं, है ना, ये एक पार्ट वो पॉपुलेशन का आइसोलेट हो गया, अलग हो गया, और आइसोलेट होने की वजह से वो एक अलग कंडीशन में है और ये एक अलग कंडीशन में है। तो ये जो आइसोलेट हुआ था, ये पॉपुलेशन आइसोलेट हुई थी, यहाँ पे अलग अलग नेचुरल सिलेक्शन, क्योंकि अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन है और अलग कंडीशन में कुछ म्यूटेशन भी हो सकता है इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो रहा है, जीन जीन लेवल पे चेंजेस आना, ठीक है, और उसकी वजह से रिकॉम्बिनेशन होगी, चीजें रिकम्बाइंड होगी, और उससे क्या होगा, जो एक एक ओवर द टाइम, लंबे समय बीतने के बाद क्या होगा, ये जो डिफरेंस है ये एक्यूमुलेट हो जाएगा बहुत ज्यादा, और ये जो पुरानी पॉपुलेशन थी ना, जो सेपरेट हुई थी, वो बेसिकली अब इंटरप्रेट नहीं कर पाएगी, मतलब सेम पॉपुलेशन के साथ इंटरप्रेट नहीं कर, लॉन्गर लिखा हुआ है ना, कैन नो लॉन्गर सक्सेसफुली इंटरप्रेट, और फिर रिजल्ट से क्या होगा, फाइनली एक सेपरेट स्पीसीज बनेगी। तो उसको बोला है हमने एलोपैट्रिक स्पीसिएशन, यानी कि बिकॉज ऑफ जियोग्राफिकल बैरियर, बिकॉज ऑफ फिजिकल बैरियर। समझ में आया कोमल मैम? आराम से बताइए, समझ में आई ये बात? हम्म, बताइए प्लीज। चलो बिल्कुल, जहां समझ नहीं आए आराम से पूछिए, एक बार, 5 बार, 10 बार, आराम से पूछिए, कोई जल्दी नहीं है अपने को, ठीक है, बस एक कंसंट्रेट रहना है। तो इसमें आप शॉर्ट नोट में लिखे, आगे लिखे, दिस इज सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन, तो वो तो एलोपैट्रिक था, यहाँ पे क्या है, सिम्पैट्रिक। इसका मतलब क्या है, ये टर्म है, इसका मतलब क्या है, देखो स्पीसिएशन का मतलब तो यहाँ हमने शुरू में बता दिया कि नई स्पीसीज बनना, और उसके पीछे रीजन देख रहे हैं क्या क्या हो सकता है, तो वहां पे हमने जियोग्राफिकल बैरियर देखा, और यहाँ पे सिम्पैट्रिक है, तो यहाँ क्या होगा देखिए, सिम्पैट्रिक स्पीसिएशन इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज विद इन द सेम जियोग्राफिकल एरिया। यहाँ पे जो जियोग्राफिकल एरिया है वो सेम ही रहेगा, वहां पिछले में हमने क्या देखा, वहां जियोग्राफिकल एरिया सेम नहीं था, वहां पे जियोग्राफिकल बैरियर आ गया था, अलग अलग था, यहाँ पे क्या है, सेम जियोग्राफिकल एरिया है, पहली बात तो ये याद रखना है। और ये याद रखोगे कैसे, जैसे सिम, यानी कि सिम सेम है ना, सिम यहाँ पे ये जो टर्म है ना सेम, जैसे सिंक्रोनस पढ़ते हैं हम ना, सेम, तो यहाँ पे जियोग्राफिकल एरिया सेम है, समान है, ये ध्यान रखना है। लिखा हुआ ना, विदाउट एनी फिजिकल जियोग्राफिकल बैरियर सेपरेटिंग द पॉपुलेशन, यानी कि यहाँ पे जो सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन है, यहाँ पे जो नई स्पीसीज बनेगी वो जियोग्राफिकल एरिया यहाँ पे सेम ही रहेगा, जो एलोपैट्रिक पड़ा था उसके अकॉर्डिंग नहीं होगा, वहां तो जियोग्राफिकल जो बैरियर हुआ था, अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया था, यहाँ ऐसा नहीं है। ऑल दो द ऑर्गेनिज्म लिव इन द सेम एरिया, यहाँ पे देखो सेम एरिया में रह रही है जो भी वहां पे ऑर्गेनिज्म है, लेकिन क्या होगा देखिए, सब ग्रुप्स में स्टॉप इंटरब्रीडिंग बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन इकोलॉजिकल निस, मैटिंग बिहेवियर, ब्रीडिंग टाइम, होस्ट प्रेफरेंस और क्रोमोसोम नंबर। मान लेते हैं कोई पॉपुलेशन है ना, ये यहीं रह रही है, ठीक है ना, इसी एरिया में रह रही है, और ये ऑर्गेनिज्म क्या होता है, कुछ इसमें से कुछ, यानी कि उसी पॉपुलेशन में से कुछ ग्रुप क्या करेगा, वो इंटरब्रीड करना छोड़ देगा, क्यों, बिकॉज क्या हो सकता है उसका निश, जो इकोलॉजिकल निश है वो चेंज हो गया, है ना, हो सकता है उसका जो मैटिंग बिहेवियर है, मैटिंग करने का व्यवहार है वो चेंज हो गया, ब्रीडिंग टाइम चेंज हो गया, उसकी जो प्रेफरेंस है वो चेंज हो गई, या फिर कोई क्रोमोसोम नंबर में कुछ इशू आ गया, तो उसकी वजह से जो स्पीसिएशन होगा दैट विल बी द सिम्पैट्रिक स्पीसिएशन, जहां पे जियोग्राफिकल एरिया क्या है, सेम है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे रीजन क्या है, मतलब ऐसा क्यों हुआ, इकोलॉजिकल निश अलग, मैटिंग बिहेवियर, ब्रीडिंग टाइम, तो उसमें कई टर्म्स है, जैसे पोली, ये टर्म आपसे पूछी जा सकती है कि ये टर्म क्या है, पोलीप्लॉइडी क्या होती है, पोलीप्लॉइडी स्पेशली इंपॉर्टेंट इन प्लांट्स, और ये चीज जो हम बात कर रहे हैं सिम्पैट्रिक स्पीसिएशन में, ज्यादातर प्लांट्स में होती है ये। देखिए पोलीप्लॉइडी में क्या होता है, स्पेशली इंपॉर्टेंट इन प्लांट्स, क्रोमोसोम डुप्लीकेशन कैन प्रोड्यूस इमीडिएट रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। क्या होता है, पोली मतलब कई सारे, पोली मतलब कई सारे, तो यहाँ पे क्या होता है, क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन हो जाता है, क्या हो जाता है, क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन हो जाता है, और इमीडिएट रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो जाएगा, यानी कि जो क्रोमोसोम थे, गुणसूत्र थे, उनका क्या हो जाएगा, डुप्लीकेशन हो जाएगा, बिकॉज ऑफ दैट इमीडिएट रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, वो नॉर्मली जो रिप्रोडक्शन सेम चल रहा था ना, उससे क्या हो जाएगा, आइसोलेट हो जाएगा, बिकॉज ऑफ क्रोमोसोम का जो डुप्लीकेशन हुआ है उसकी वजह से, तो उसको बोलते हैं पोलीप्लॉइडी,
याद रखोगे, स्पेशली इंपॉर्टेंट इन प्लांट्स। क्या होता है इसमें, क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन हो जाता है, तो कैन प्रोड्यूस इमीडिएट रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। और जैसे ही रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होगा तो क्या होगा, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होते ही जो नई स्पीशीज बनेगी, सीधी सी बात है, तो सिम्पैट्रिक स्पीशिएशन होगा, क्योंकि सेम जियोग्राफिकल एरिया में रह रहे हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे सिम्पैट्रिक स्पीशिएशन है, उसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं। तो एक तो हो सकता है बिकॉज ऑफ पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी का मतलब जान गए आप, बताइए मैम, पॉलीप्लॉइडी का मतलब आप सब लोग जान गए। सारे लोग इंटरेक्ट किया करो, जो चीज नहीं समझ में आए आप 1 बार 20 बार 50 बार जितनी बार पूछो, पूछना अच्छी बात है। समझ में आया, यस और नो बोलते रहिए प्लीज। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये आई, चलो वेरी नाइस। उसके बाद है इकोलॉजिकल आइसोलेशन हो सकता है, एक तो हो गया पॉलीप्लॉइडी। दूसरा है इकोलॉजिकल आइसोलेशन, क्या है, ग्रुप यूज डिफरेंट हैबिटेट्स और रिसोर्स विद इन द सेम एरिया। देखो यहाँ पे भी सेम एरिया है, ठीक है। आपको सीधा सा एक बात याद रखनी है, ये सिम्पैट्रिक स्पीसिएशन में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ एरिया तो सेम ही होगा। तो यहाँ पे किस वजह से स्पीसिएशन हुआ, बिकॉज ऑफ इकोलॉजिकल आइसोलेशन। यानी कि कुछ ग्रुप उसमें, जो पॉपुलेशन वहां रह रही थी, जो ऑर्गेनिजम्स वहां रह रहे थे, उसमें से कुछ ग्रुप है वो अपना हैबिटेट बदल लिया उसी सेम स्पीसीज सेम एरिया में। हैबिटेट्स, आवास, रहने की जगह, हैबिटेट्स और रिसोर्स है ना, उसी में अलग रहने लग गए वो। तो उसकी वजह से एक आइसोलेशन हो गया, उसको बोलते हैं इकोलॉजिकल आइसोलेशन हो गया। आइसोलेशन जैसे ही होगा तो चीजें चेंज होगी, चेंज होगा तो नई स्पीसीज आएगी, ठीक है। और ये कोई शॉर्ट टर्म नहीं है कि एकदम से ऐसा हो गया, आज हुआ कल हो, ऐसा नहीं, बहुत लॉन्ग टर्म की चीज है ये, ठीक है। बिहेवियरल आइसोलेशन हो सकता है, जैसे हम बात कर रहे थे, डिफरेंस इन काउंटरशिप और मैटिंग बिहेवियर, बिहेवियर चेंज हो गया, यानी कि जो नॉर्मल एक मैटिंग बिहेवियर था वो नहीं रहा, है ना, एक बिहेवियर चेंज हो गया। टेम्पोरल आइसोलेशन का मतलब होता है, यहाँ पे टाइम की बात होती है, जहां टेम्पोरल शब्द आ जाता है उसका मतलब टाइम, यानी कि पॉपुलेशन रिप्रोड्यूस एट डिफरेंट टाइम, यानी कि टाइमिंग बदल गई उनका। बेसिकली जो टाइम था ना, एक ब्रीडिंग टाइम था, वो चेंज हो गया, है ना, पॉपुलेशन रिप्रोड्यूस है डिफरेंट टाइम। उसके बाद डिसरप्टिव सिलेक्शन, यानी कि इंडिविजुअल एट डिफरेंट फिनोटिपिक एक्सट्रीम्स में बी फेवर्ड, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, क्या होस्ट प्रेफरेंस चेंज हो गई, है ना, कि दूसरा सिलेक्शन कर लिया इसने कि नहीं यहाँ ब्रीडिंग होगी। तो इस तरह की चीजों की वजह से जो स्पीसिएशन होती है, नई स्पीसीज बनती है, जहां पे सेम जियोग्राफिकल एरिया होता है, उसको बोलते हैं सिम्पैट्रिक स्पीसिएशन। क्या बोलते हैं, सिम्पैट्रिक स्पीशिएशन। तो एलोपैट्रिक और सिम्पैट्रिक स्पीशिएशन दोनों का मतलब समझ में आ गया, इसमें टर्म्स है वो समझ में आ गई, बताइए प्लीज, बताइए समझ में आ गया बढ़िया से? कोई डाउट है तो आप पूछिए। पक्का समझ में आ गया? मैं आगे चलूं? और इंटरेक्ट करते रहिए, सारे बच्चे इंटरेक्ट करिए, जितने भी क्लास में बैठते हैं प्लीज आई रिक्वेस्ट कि सारे बच्चे इंटरेक्ट करने की कोशिश करिए। मैम समझ में आया? आगे चलूं? चलो, कोमल मैम आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, और तो सारे बैठे हैं आराम से, पता नहीं क्या सुन रहे हैं, अब ना कोई रिप्लाई कर रहे। मैम आपको समझ में आया? आप ही बताओ, समझ में आया? हाँ, आप कह रहे हो कि जो भी टाइप है क्या इनके, हाँ बिल्कुल, बेसिकली मैम क्या है, हम ब्रॉडली यहाँ पे हमने एक शुरू में एक बात लिखी है, कि ये इम्पोर्टेंट इन प्लांट्स में है ना, इम्पोर्टेंट इन प्लांट्स नहीं, किसी भी प्लांट में। ऐसा नहीं है कि हम स्पेशली ये कहें कि इसमें होगा, डिपेंड करता है वहाँ की कंडीशन क्या, इन्वायरमेंटल फैक्टर है, कौन सी स्पीसीज थी वहां पे। तो इस तरह का एग्जाम्पल आपसे कोई डायरेक्ट नहीं पूछेगा, ठीक है। ये पूछ सकता है कि पॉलीप्लॉइडी कॉमनली किस में है, प्लांट्स में, एनिमल्स में, इस तरह का आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात? जहां पे आपको टू द पॉइंट स्पीसीज की बात होगी, मैं वहां बात करूंगा कि इस स्पीसीज को आपको याद रखना है, वरना तो बहुत ज्यादा डेटा हो जाएगा ना, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हो जाएगी, वो रिटेन नहीं होगी आपसे, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, पैरापेट्रिक स्पीसिएशन। ये देखिए, इसको आराम से पढ़िए, PARA, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे ना वो होगा PERI, पेरीपेट्रिक, और ये है पैरापेट्रिक। ये देखिए, थोड़ा सा डिफरेंस करके समझिए। पैरापेट्रिक स्पीसिएशन क्या है, देखो, अनलाइक एलोपेट्रिक स्पीसिएशन देर इज नो कंप्लीट जियोग्राफिक बैरियर। ये काम क्या मतलब है, हमने एलोपेट्रिक स्पीसिएशन पढ़ा था,
अभी शुरू में सबसे पहले तो एलोपेट्रिक स्पीशिएशन में क्या था, कंप्लीट जियोग्राफिकल बैरियर आया था, वहां पे माउंटेन्स, ओशियन इसकी वजह हुई थी ना, लेकिन यहाँ पे कोई किसी कंप्लीट जियोग्राफिकल बैरियर नहीं होता है, यानी कि अनलाइक एलोपेट्रिक स्पीशिएशन देयर इज नो कंप्लीट जियोग्राफिकल बैरियर, यहाँ कंप्लीट जियोग्राफिकल बैरियर नहीं होता है, तो क्या होता है देखिए, population remain in contact along a boundary or hybrid zone but different environment condition favor different rates। अब इसका एग्जांपल के साथ आपको मैं समझाऊंगा। इसमें क्या है, दोबारा समझने की कोशिश करना। पैरापेट्रिक स्पेसिएशन में कंप्लीट जियोग्राफिकल बैरियर नहीं होता। देखिए क्या कह रहा है, द पॉपुलेशन रिमेन इन कांटेक्ट अलोंग ए बाउंड्री और हाइब्रिड जोन बन जाता है एक, है ना, यानी कि डिफरेंट इन्वायरमेंट कंडीशन हो जाएगी। जैसे मान लेते हैं ये एक जियोग्राफिकल एरिया तो यही है ना, कोई पूरा का पूरा कंप्लीट बैरियर नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक हाइब्रिड जोन बन गया, यहाँ पे एक हाइब्रिड जोन बन गया, है ना, यहाँ पे कुछ अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन है, जहाँ पे बेसिकली डिफरेंट रेट्स आ गई यहाँ पे, तो उसकी वजह से स्पीसिएशन, नई स्पीशीज आना। जैसे एग्जाम्पल समझिए, ए प्लांट स्पीसीज अकर अक्रॉस टू नेबरहुड नेबरिंग हैबिटेट्स, दो हैबिटेट्स है, मान लेते हैं एक तो है नॉर्मल सॉइल पॉपुलेशन है ना, नॉर्मल सॉइल पॉपुलेशन में है, यानी कि नॉर्मल सॉइल है वहां पे पॉपुलेशन है, और एक है हैवी मेटल पॉल्यूटेड सॉइल में पॉपुलेशन है। समझ में आ रहा है, यानी कि एक तो क्या है नॉर्मल सॉइल पॉपुलेशन है, यानी कि नॉर्मल सॉइल है वहां पे पॉपुलेशन है, और एक पॉल्यूटेड सॉइल है ना, हैवी मेटल पॉल्यूटेड सॉइल पॉल्यूशन है, तो यहाँ पे जो बीच में है ये मिक्सर सा जोन आ गया, ये कॉन्टेक्ट जोन हो गया ना, यहाँ पे एक तरह से हाइब्रिड जोन हो गया, तो यहाँ पे जो डेवलप होगा वो दोनों का मिक्सचर अलग से ही हो जाएगा, ठीक है ना, तो एक नई स्पीसीज आने की पूरी संभावना है। तो ये हो गया कौन सा, पैरापेट्रिक स्पीसिएशन, यानी कि प्लांट इन, देखिए समझिए आराम से, कि प्लांट इन पोल्यूटेड सोइल इवोल्व टॉलरेंस टू टॉक्सिक मेटल। अब यहाँ पे जो प्लांट ग्रो करेगा वो कैसा ग्रो करेगा, वही ग्रो कर सकता है ना जो टॉक्सिक मेटल को, पोल्यूटेंट जो भी है उसको टॉलरेट करेगा, वही करेगा ना। और देखो जबकि वही प्लांट इन नॉर्मल सॉइल डोंट, और जबकि नॉर्मल सॉइल में ऐसा नहीं कर पाएगा क्योंकि वो तो उसको आदत वैसी है। ओवर टाइम स्ट्रॉन्ग सिलेक्शन एंड रिड्यूस इंटरब्रीडिंग कैन लीड टू रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। अब लंबे टाइम के बाद क्या होगा कि इस तरह की चीजें यहाँ पे इनमें नॉर्मल जो बेसिकली इंटरब्रीडिंग है वो बंद हो जाएगी, है ना, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो जाएगा, और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होने के बाद नई स्पीसीज आने की संभावना हो जाती है। तो ये इस तरह को बोलते हैं पैरापेट्रिक स्पीसिएशन। ठीक है, समझ में आया पैरापैट्रिक स्पीसिएशन क्या है। यहाँ पे कंप्लीट जियोग्राफिकल बैरियर नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे कांटेक्ट रहता है बाउंड्री, और एक हाइब्रिड जोन बन गया, है ना, हम पढ़ते हैं ना एज इफेक्ट वगैरह पढ़ते हैं ना, अगर आपको याद है तो, कि यहाँ से भी कुछ यहाँ से भी कुछ, बीच में अलग सा एक इकोसिस्टम बन गया, यहाँ पे एक अलग एनवायरमेंट कंडीशन बन गई, तो उसकी वजह से होना। ठीक है ना, ये बात समझ में आई, पैरापैट्रिक स्पीसिएशन क्या है, एग्जाम्पल भी समझ में आया। हाँ ना बोलते रहिए प्लीज, फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। सब लोग मेहनत मिलके करो अच्छे से, समझ में आया, यस और नो। क्या है पैरापेट्रिक स्पीसिएशन, ये टर्म्स ही याद रह जाएगी ना एग्जाम तक। अब मेरी बात, ये बात मानिए कि अगर आपको ये टर्म्स भी याद रह जाएगी कि एलोपेट्रिक क्या होता है, पैरापेट्रिक क्या होता है, इस तरह की टर्म्स भी याद रह जाएगी, तो भी बढ़िया से क्वेश्चन हो सकता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पक्का झूठ नहीं बोलना, क्या ये टर्म्स पहले से आपने सुनी हुई थी या अभी सुनी है, सच्ची सच्ची बताओ, बताओ। ये टर्म्स अभी सुनी है या पहले सुनी थी, अभी सुनी है ना, तो अगर इतना ही याद रह जाए ना, इतना याद रह जाएगा तो मोर देन सफिशियंट है, बस समझना है, याद के साथ समझना है, रटना नहीं है कि ये चीज ये होती है, ये चीज ये होती है। ठीक है ना, अब एक और हम पढ़ेंगे इसी के साथ, पेरीपेट्रिक स्पीसिएशन, वो पैरा था ये पैरी है, ठीक है ना, तो यहाँ इनमें क्या डिफरेंस है, ये पेरीपेट्रिक स्पीसिएशन क्या है इसको देख लेते हैं भाई। देखिए चलो अब बात करते हैं पेरीपेट्रिक की, एक मिनट जस्ट, हाँ एक मिनट जस्ट, है ना, मेरी आवाज आ रही है ना। देखो, पेरीपेट्रिक स्पीशिएशन इज ए टाइप ऑफ स्पीशिएशन इन विच स्मॉल पॉपुलेशन बिकम geographically isolated at the edge of a larger parent population and gradually evolve into new species, है ना। अब थोड़ा सा इस बात में डिफरेंस, उसको और इसको थोड़ा डिफरेंशिएट करना है। देखिए यहाँ क्या है,
पेरीपेट्रिक स्पीशिएशन इज ए टाइप ऑफ स्पीशिएशन इन विच ए स्मॉल पॉपुलेशन, यानी कि स्मॉल पॉपुलेशन यहाँ पे क्या हो जाती है, जियोग्राफिकली आइसोलेट हो जाती है। वहां पे देखना है आपको, यहाँ पे जियोग्राफिकल आइसोलेशन नहीं था, नो कंप्लीट जियोग्राफिकल आइसोलेशन, लेकिन वहां पे कुछ पॉपुलेशन, देखिए स्मॉल पॉपुलेशन क्या है, बिकम जियोग्राफिकली आइसोलेटेड एट द एज ऑफ ए लार्जर पेरेंट पॉपुलेशन, यानी कि यहाँ पे मान लेते हैं लार्जर पेरेंट पॉपुलेशन है यहाँ पे, और यहाँ पे एज पे यहाँ सेपरेट हो गई स्मॉल पॉपुलेशन, उससे अलग हो गई। इसको एक टेबल में भी डिफरेंस पढ़ेंगे, लेकिन आप एक बहुत थिन लाइन डिफरेंस है, समझने की कोशिश करना। इट इज ऑफन कंसिडर्ड स्पेशल फॉर्म ऑफ एलोपैट्रिक स्पीशिएशन, जैसे एलोपैट्रिक में भी एक कंप्लीट आइसोलेशन था, हमने शुरू में पढ़ा, तो ये उसी का एक स्पेशल फॉर्म है। वहां पे क्या था, यहाँ पे एक स्मॉल पॉपुलेशन अलग होती है, वहां पे ऐसा नहीं था कि स्मॉल पॉपुलेशन अलग हो सकती है, लार्ज भी अलग हो सकती थी, नंबर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ज्यादा भी हो सकते थे, लेकिन यहाँ पे कह रहा है ये स्मॉल पॉपुलेशन बिकम जियोग्राफिकली आइसोलेटेड एट द एज ऑफ लार्जर पेरेंट पॉपुलेशन, है ना। जैसे बेसिक प्रोसेस क्या है, आप इसको समझिए, कह रहा है कि लार्ज पेरेंट पॉपुलेशन है यहाँ पे, और स्मॉल पेरिफेरल पॉपुलेशन बिकम आइसोलेटेड, यानी कि यहाँ पे जियोग्राफिकली आइसोलेटेड हो चुकी है, लेकिन स्मॉल, है ना कुछ। उसके बाद फाउंडर इफेक्ट, या फिर इस फाउंडर इफेक्ट होगा जिसको हम एज की बात करते हैं, कि वहां रह के, जैसे हमने पीछे अभी पढ़ा है ना, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो सकता है, यानी कि जीन संबंधी जीन लेवल का चेंज आ सकता है, नेचुरल सिलेक्शन होगा, उससे जेनेटिक डाइवर्जेंस आ जाएगा, और जैसे ही जेनेटिक डाइवर्जेंस आएगा तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होगा, और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होते ही नई स्पीसीज बन जाएगी। ठीक है, अब इन दोनों में आपको डिफरेंस करना पड़े, कि एक तो हमने पढ़ा है पैरापेट्रिक आइसोलेशन, और एक हमने पढ़ी है पेरीपेट्रिक स्पीसिएशन, क्या इन दोनों में डिफरेंस कर दोगे आप? सच्ची बताओ, इतना पढ़ के क्या आप डिफरेंस कर दोगे या नहीं? आपको डिफरेंस समझ में आया कि नहीं, ये बताओ, बताओ। इतना पढ़ के कि आप डिफरेंस कर दोगे कि नहीं कर पाओगे? यस नो तो बोलो, कि हाँ हमें समझ में आ गया, हाँ हमें नहीं आया, कुछ तो कहो। कुछ नहीं कहेंगे सर हम। चलो मैं आपको एक टेबल में डिफरेंस अच्छे से बता देता हूँ, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा कि इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है। वहां मिक्स हो गया होगा दिमाग में कि यार एक जैसी बात हो गई, नहीं एक जैसी नहीं थी, बहुत अलग बात थी, क्या क्या अलग थी, है ना। मैं इनका पेरीपेट्रिक और पैरापेट्रिक का एक कंपैरिजन बता देता हूँ मैं, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए, आराम से समझिए इसको, है ना, इस टेबल से पूरा समझ में आएगा। पॉपुलेशन की पोजीशन क्या है देखिए। अब इसमें क्या होता है, जो पैरापेट्रिक होता है ना, पैरापेट्रिक, इसमें क्या होता है, पॉपुलेशन लिव इन एडजस्ट नेबरिंग एरियाज, यानी कि जो पॉपुलेशन जो है वो उसके एकदम पास वाला जो नेबरिंग एरिया है उसमें रहता है, यानी कि एक पॉपुलेशन है, उसमें से जो पॉपुलेशन कुछ है वो कहाँ रहती है, एडजस्ट नेबरिंग एरिया में ही रहती है। जबकि जो पेरीपेट्रिक आइसोलेशन स्पीसिएशन है, इसमें क्या है देखिए, ए स्मॉल पॉपुलेशन एट द एज पेरिफेरी बिकम आइसोलेटेड, यहाँ पे देखिए एडजस्ट नेबरिंग एरिया में रहती है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि स्मॉल पॉपुलेशन एट द एज या पेरिफेरी बिकम आइसोलेटेड, यहाँ पे कुछ पॉपुलेशन आइसोलेट हो जाती है। जबकि एलोपैट्रिक में स्मॉल शब्द यूज नहीं हुआ था, वो जियोग्राफिकल बैरियर था, वो ऐसे नहीं कह रहा था स्मॉल हो सकता है एलोपैट्रिक, इसीलिए कहा कि जो पेरीपेट्रिक है वो एलोपैट्रिक का ही एक फॉर्म है, जो शुरू में हमने जियोग्राफिकल बैरियर की वजह से पढ़ा था, तो उसी का एक फॉर्म है पेरीपेट्रिक स्पीसिएशन। तो उसमें क्या है, जियोग्राफिकल आइसोलेशन और क्लियर हो जाएगी। अब देखिए, जो पैरापेट्रिक स्पीसिएशन है, इस यहाँ पे नो कंप्लीट जियोग्राफिकल सेपरेशन, यहाँ पे कोई कंप्लीट जियोग्राफिकल सेपरेशन नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लियर जियोग्राफिकल आइसोलेशन है, लेकिन वो स्मॉल पॉपुलेशन का है। अब क्लियर हुई बात? बताओ, अब बात क्लियर हुई कि नहीं, यस और नो? हाँ, उसके बाद जीन फ्लो कैसा होगा, यहाँ पे देखिए एडजस्ट नेबरिंग एरिया में है तो लिमिटेड जीन फ्लो होगा, है ना, और ये जीन फ्लो एब्सेंट और एक्सट्रीमली लो होगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पे एडजस्ट नेबरिंग एरिया में है तो जीन फ्लो होगा, लेकिन लिमिटेड होगा और कंटिन्यू होगा। लेकिन अगर ये देखो, यहाँ पे आइसोलेशन है, क्लियर जियोग्राफिकल आइसोलेशन है, अगर तो जीन फ्लो इजिली एब्सेंट हो सकता है या फिर एक्सट्रीमली लो होगा जीन का फ्लो। पॉपुलेशन का साइज, यहाँ पे जो पॉपुलेशन का साइज है रिलेटिवली क्या है, लार्ज है,
लेकिन यहाँ पे हमने बात की है जो आइसोलेट होगी पॉपुलेशन वो क्या होगी, स्मॉल होगी। यही तो बात करी है ना हमने, जो आइसोलेट होगी पेरीपेट्रिक में वो स्मॉल होगी। उसके बाद मेन इवोल्यूशनरी फोर्स क्या है, देखिए डाइवर्जेंट नेचुरल सिलेक्शन अक्रॉस डिफरेंट इन्वायरमेंट्स। और यहाँ पे देखिए बेसिकली डाइवर्जेंट नेचुरल सिलेक्शन, अब वहां पे एज इफेक्ट पे ही पास में एडजस्ट या नेबरिंग एरिया में ही है, तो बेसिकली वहां पे नेचुरल सिलेक्शन मिलेगा डिफरेंट इन्वायरमेंट कंडीशन की वजह से, कि यहाँ थोड़ा डिफरेंट कंडीशन है ना, यहाँ ये ग्रुप है, ये एज पे कैसे पल रहा है। लेकिन यहाँ पे फाउंडर इफेक्ट हो सकता है, यानी कि बेसिकली वो बिल्कुल ही अलग हो गई ना, तो फाउंडर इफेक्ट यहाँ पे जो आई तो इसकी वजह से यहाँ पे फाउंड हुई है, तो यहाँ पे जेनेटिक ड्रिफ्ट हो सकता है, नेचुरल सिलेक्शन भी हो सकता है। ये फाउंडर इफेक्ट नाम याद रखना है आपको, ठीक है। इसको आगे भी बहुत डिटेल में भी कहीं आएगा ये। कॉन्टैक्ट बिटवीन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन यहाँ पे कॉन्टैक्ट में रह सकती है क्योंकि ये पैरापैट्रिक में बात कर रहा हूँ। और जो पेरिफेरल ग्रुप है बिकम सेपरेटेड फ्रॉम द मेन पॉपुलेशन, क्योंकि यहाँ स्मॉल ग्रुप है वो अलग हो जाता है तो सेपरेट हो गया। उसके बाद हाइब्रिड जोन, यहाँ पे अक्कर एट द बाउंड्री पे हाइब्रिड जोन होता है, हमने बात की थी। और यहाँ पे यूजुअली नॉट ए डिफाइंड फीचर, यहाँ पे कुछ ऐसा डिफाइंड फीचर नहीं है कि हाइब्रिड जोन है ना। रिलेशनशिप टू एलोपैट्रिक स्पीसिएशन, एलोपैट्रिक हमने शुरू में बात की थी, यहाँ डिस्ट्रिक्ट मोड ऑफ स्पीसिएशन है, यहाँ ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। जबकि पेरीपैट्रिक में ये स्पेशल टाइप ऑफ एलोपैट्रिक स्पीसिएशन है ना, क्योंकि यहाँ पे भी जियोग्राफिकली क्या होता है, आइसोलेट होता है, क्लियर जियोग्राफिकल आइसोलेशन है इसमें। और टिपिकल एग्जांपल देखिए यहाँ पे, population across an environmental gradient such as normal soil और metal contaminated soil, जो हमने बात की थी पैरापेट्रिक स्पीसिएशन में। और यहाँ पे a few mainland जो mainland individual colonize and isolated Iceland, यानी कि mainland individual थे वो एक colonize हो गए आइसोलेट आइसलैंड पे जाके, तो यहाँ एक क्लियर जियोग्राफिकल आइसोलेशन है ना स्मॉल ग्रुप का। तो ये है पेरीपेट्रिक स्पीसिएशन और पैरापेट्रिक स्पीसिएशन का मतलब डिफरेंस। ये बात समझ में आ गई क्या, बताओ भी, समझ में आई? सारी की सारी बात समझ में आ गई ना? चलो आगे चलो भाई। नेक्स्ट चलो। चलो उसके बाद हम बात कर रहे हैं, इसी के अंदर अगर एक और बात करेंगे, एक रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की वजह से भी स्पीसिएशन की बात है, क्योंकि मेन रीजन है ना रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। तो इसमें दो तरह का आइसोलेशन हो सकता है, एक हो सकता है प्री जाइगोटिक आइसोलेशन और एक हो सकता है पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन। प्लीज थोड़ा सा ना कॉन्सेंट्रेट रहे और चीजों को कनेक्ट तो कर पा रहे हो ना, ऐसे घोच पोच मत कर देना प्लीज, मिक्स मत कर देना, है ना। हम स्पीसिएशन की बात कर रहे हैं, बहुत शांति से समझना है। और इसमें अलग अलग एलोपैट्रिक की बात की है ना, पैरापेट्रिक की बात की, पेरीपेट्रिक की बात की, अलग अलग हम बात कर रहे हैं। और अब हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की, है ना। रिप्रोडक्शन में आइसोलेट हुआ तो नई स्पीसीज तो बनेगी। तो ये दो तरह का हो सकता है, प्री जाइगोटिक आइसोलेशन यानी कि जाइगोट बनने से पहले आइसोलेशन, और एक है पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन यानी कि जाइगोट बनने के बाद, यानी कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो आइसोलेशन होगा, ये बात है। तो देखिए reproductive isolation is the condition in which two population are prevented from interbreeding successfully and producing fertile or offspring, thereby reducing and stopping gene flow between them. It is one of the most important mechanism involved in speciation. इसका एग्जांपल आप कॉमन भी देखते हैं, हम बात भी करेंगे। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि इंटरब्रीडिंग सक्सेसफुली नहीं होती उनमें, तो वो रोक देते हैं, है ना। और प्रोड्यूस करते हैं फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, उससे प्रोड्यूस होती है जो उससे पैदा होगा वो। इसको देखो मैं डिफरेंस करके समझाता हूँ, बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। एक है प्री जाइगोटिक आइसोलेशन, प्री जाइगोटिक यानी कि जाइगोट बनने से पहले जो आइसोलेशन है, यानी कि बिफोर फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, यानी कि यहाँ पे जाइगोट है वो फॉर्म ही नहीं हुआ, उससे पहले ही आइसोलेशन हो गया, तो उसको बोलते हैं प्री जाइगोटिक आइसोलेशन। एक है पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन, यानी कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया है, जाइगोट बन गया है, और हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग हैज रिड्यूस सर्वाइवल और फर्टिलिटी। जो हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग बनी है, आपने एक कॉमन एग्जांपल इसका सुना है क्या, जो आप सुनते हो हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग हैज रिड्यूस सर्वाइवल और फर्टिलिटी, जो हाइब्रिड बना है उसमें बेसिकली फर्टिलिटी नहीं होती, ऐसा कोई एग्जांपल सुना है आपने? यस और नो?
हाँ या नहीं? इन दोनों का मतलब तो समझ में आया। प्री जाइगोटिक यानी कि बिफोर फर्टिलाइजेशन, पोस्ट आइसोलेशन या पोस्ट जाइगोटिक यानी कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन। चलो मैं एग्जांपल के साथ बात करता हूँ। यहाँ देखिए, प्री जाइगोटिक आइसोलेशन में क्या है, दीज बैरियर प्रिवेंट मैटिंग और फर्टिलाइजेशन, यानी कि ये ऐसे बैरियर है क्योंकि जाइगोट बनने ही नहीं देंगे, है ना। जब जाइगोट बनेगा ही नहीं, इसका मतलब ये मैटिंग या फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं है। तो कौन कौन सी चीज ऐसी है जो प्री जाइगोटिक आइसोलेशन करती है ना, कौन कौन से बैरियर है। एक है हैबिटेट इकोलॉजिकल आइसोलेशन, यानी कि पॉपुलेशन ऑक्युपाई डिफरेंट हैबिटेट्स, जो हम शुरू में बात कर रहे थे कि पॉपुलेशन है वो डिफरेंट हैबिटेट्स में रहने लग गया, उसकी वजह से उनका जो बैरियर आ गया है मैटिंग में या फर्टिलाइजेशन में, फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, मैटिंग हुई नहीं, तो इसको बोलते हैं प्री जाइगोटिक आइसोलेशन। एक हो सकता है टेम्पोरल आइसोलेशन, जो टाइम वाली बात कर रहे थे, ब्रीडिंग अकर एट डिफरेंट टाइम और सीजन, डिफरेंट टाइम की वजह से हो सकता है, अलग अलग टाइमिंग हो गई, उसकी वजह से बेसिकली मैटिंग नहीं हुई, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, है ना, जाइगोट नहीं बना। बिहेवियरल आइसोलेशन हो सकता है, यानी कि डिफरेंट कोर्टशिप सिग्नल और मैटिंग बिहेवियर अलग हो गया, उनका बिहेवियर बिहेवियर अलग हो गया। उसके बाद मैकेनिकल आइसोलेशन होता है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, है ना, आर इनकम्पेटेबल, यानी कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो बनी हुई है वो बेसिकली क्या है, इनकम्पेटेबल है, वो सूटेबल नहीं है फर्टिलाइज करने के लिए, फर्टिलाइज फर्टिलाइजेशन के लिए। और गैमेटिक आइसोलेशन, स्पर्म और एग फेल टू फ्यूज, जो स्पर्म है और एग है वो फ्यूज होने से फेल हो गया, और जो अगर वो फ्यूज ही नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा और जाइगोट ही नहीं बनेगा, तो ये प्री जाइगोटिक हो गया। जैसे एग्जाम्पल की बात करिए, टू फ्रॉग स्पीसीज ब्रीड इन डिफरेंट सीजन सो मैटिंग डजंट अकर, है ना। बेसिकली क्या होता है, जो दो फ्रॉग की स्पीसीज है ना, एग्जाम्पल लीजिए, टू फ्रॉग स्पीसीज ब्रीड इन डिफरेंट सीजन, वो डिफरेंट सीजन में ब्रीड करते हैं, सो मैटिंग डजंट अकर, तो उसमें क्या होगी, मैटिंग नहीं होगी। तो इस तरह का जो मैटिंग नहीं होने की वजह से या फर्टिलाइजेशन नहीं होने की वजह से जो आइसोलेशन होता है, दैट विल बी द प्री जाइगोटिक आइसोलेशन, यानी कि जाइगोट बना नहीं है। और यहाँ पे क्या है, पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन है। पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन में क्या है, यहाँ पे बेसिकली आपको दिख रहा है कि जाइगोट बन गया है, यानी कि फर्टिलाइजेशन हो गया है, उसके बाद आइसोलेशन हुआ है। तो देखिए, फर्टिलाइजेशन अकर बट द रिजल्टिंग हाइब्रिड हैज रिड्यूस्ड फिटनेस, जैसे हमने एक एग्जांपल है कॉमन, हॉर्स और डंकी का हुआ, उसके बाद मल बना, और आपको पता है ये जो है जनरली वाइबल बट स्ट्राइल होता है, ये होता है ना, स्ट्राइल होता है ना, आपको पता है। सो दिस एग्जांपल ऑफ हाइब्रिड स्टेरिलिटी, ये हम बहुत कॉमनली छोटी क्लासेस में भी पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो ये किसकी वजह से आता है, ये पोस्ट जाइगोटिक फर्टिलाइजेशन के बाद। तो हाइब्रिड इन वियाबिलिटी हो सकती है, यानी कि हाइब्रिड एम्ब्रियो जो ऑफस्प्रिंग है वो सर्वाइव नहीं कर पाया, या फिर हाइब्रिड स्टिलिटी आ गई, जैसे सर्वाइव तो है लेकिन स्ट्राइल है ना, स्ट्राइल हो गया। उसके बाद हाइब्रिड ब्रेकडाउन है, यानी कि फर्स्ट जनरेशन हाइब्रिड में बी फर्टाइल बट लार्जर जनरेशन हैव लो फर्टिलिटी और वायबिलिटी, तो ऐसा हो सकता है। तो ये बेसिकली जो जाइगोट फॉर्मेशन के बाद आइसोलेशन होता है वो पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन हो सकता है, जिसमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के दो टाइप हम पढ़ रहे हैं, प्री जाइगोटिक आइसोलेशन और पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन। क्या ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई भी? बताओ भाई, समझ में आई बात? आगे चलूं क्या भाई, बताए, यहाँ तक बात समझ में आ गई?